दोस्तों, चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई देश नहीं कर सका। क्या आप जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर ने इस मिशन के दौरान चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज करी है? आप पूछोगे, ऑक्सीजन कैसे हो सकती हैं? और ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? आपको ये सभी कुछ बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 के दिन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी थी। उसके अगले दिन 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को एक रैंप के जरिए नीचे उतारा था। अपने मिशन के बारे में इसरो ने ट्विटर के जरिए हमें रोज अपडेट्स दे रहा था। 24 अगस्त से 4 सितंबर तक लगभग 12 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर अपनी ऑब्जर्वेशन ली। बाद में उन्हें सुला दिया गया। बाद में उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया। अब उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा जागेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि इन 12 दिनों में क्या-क्या ऑब्जर्वेशंस ली। 27 अगस्त को जब विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट इंस्ट्रूमेंट ने अपनी पहली रीडिंग ली। चेस्ट का फुल फॉर्म है चैंडर सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम चांद की मिट्टी के सबसे ऊपरी मिट्टी पर टेम्परेचर मेजर करना है और ये जानना कि चांद के साउथ पोल पर तापमान कितना वेरी करता है। तापमान को नापने का काम चेस्ट पर लगा एक टेम्परेचर प्रूफ करता है। चेस्ट पर खुद अपने 10 अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं और टेम्परेचर का प्रोब चांद के सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है। जो रीडिंग इसने ली है वो बहुत हैरान करने वाली थी। यहाँ ऑब्जर्व किया गया कि चांद की मिट्टी में 1-1 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 10-10 डिग्री सेल्सियस बदलता है। सरफेस पर टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे जाकर ये टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 8 सेंटीमीटर में। ये कैसे टेम्परेचर बदल रहा है? इसी दिन इसरो ने प्रज्ञान रोवर की फोटोज भी पब्लिश करी थी, जब वो एक बड़े क्रेटर से 3 मीटर दूर था। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि चांद पर इस क्रिएटर का जो डायमीटर था वो करीब 4 मीटर के अराउंड था। हमारे वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि प्रज्ञान इस गड्ढे के अंदर गिर जाए, तो इसकी वजह से उन्होंने प्रज्ञान का रास्ता बदल दिया। प्रज्ञान को वापस उल्टा होकर चलना पड़ा और इसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज आप देख सकते हो, जहां इसके पहियों का मिट्टी में ट्रैक दिख रहा है। 28 अगस्त को प्रज्ञान पर लगे पेलोड्स ने यानी इंस्ट्रूमेंट ने लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट ने सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया। चांद के साउथ पोल पर यह पहली बार था। लेजर के जरिए हमने ब्रेकडाउन किया, वहां पत्थरों को या मिट्टी के पार्टिकल्स को कन्वर्ट किया और फिर उनसे निकलने वाली वेव लेंथ को हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा मेजर किया। इसलिए ये हो गई लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसलिए इसे फर्स्ट एवर इन सीटू मेजरमेंट कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को बेंगलोर की लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने इसरो के साथ डेवलप किया है। इसका काम है चांद पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों का कॉम्पोजिशन एनालाइज करना, और जिस तरीके से यह काम करता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चांद की मिट्टी पर एक लेजर डाली जाती है। इस लेजर का तापमान बहुत ज्यादा हाई होता है। चांद पर मौजूद मिट्टी के एक छोटे से एरिया में इस लेजर को टारगेट किया जाता है। वहां की मिट्टी इस हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा क्या होता है? फॉर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस के बाद प्लाज्मा आता है। जब गैस को और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर में डालो तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा से रोशनी निकलती है। जो लाइट निकल रही है, इसके बारे में खास बात यह है कि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट इन अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को मेजर करता है और इसके बेसिस पर बता पाता है कि कौन सा एलिमेंट वहां पर मौजूद है। ये बात साइंटिस्ट जानते हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट कौन से एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इसलिए जो वेवलेंथ यहां पर ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, हम इसे देखकर बता सकते हैं कि चांद की मिट्टी में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। एल्यूमिनियम है, Fe यानी आयरन है, Ti यानी टाइटेनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, Cr यानी क्रोमियम भी है। नासा के साइंटिस्ट नोआ पेट्रो बताते हैं कि रशिया और अमेरिका के अपोलो और लूना मिशंस ने 1917 के समय में भी चांद की मिट्टी पर सल्फर की प्रेजेंस देखी थी। लेकिन फिर भी चंद्रयान ने जो खोज करी है,
यहाँ पर वो एक ट्रेमेंडस अकॉम्प्लिशमेंट है, क्योंकि ये पहली बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है ऑन ग्राउंड। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी। चांद पर किसी चीज को उतारकर इसका एविडेंस नहीं पाया गया था। इसी तरह से 2009 में एक जापानीज स्पेसक्राफ्ट ने भी यूरेनियम को डिटेक्ट किया था चांद पर। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 पर लगे इंस्ट्रूमेंट LIBS में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी वो ज्यादा एडवांस है और सल्फर के अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को भी कंफर्म किया गया है। आप पूछोगे, ऑक्सीजन कैसे हो सकती हैं? ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, बल्कि चांद की मिट्टी और चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन मौजूद है। ये ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन के आइटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर कभी कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर एक परमानेंट बेस बनाए और वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो चांद के पत्थरों से ही उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और ये ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि 8 बिलियन लोग 1 लाख साल तक सस्टेन किए जा सकते हैं। IBS से मिलता जुलता एक और पेलोड है प्रज्ञान पर, AP-Axis, जिसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। LIBS ने जहां पर रॉक्स और लूनर सॉल को स्टडी किया, वहीं पर AP-Axis मून के जनरल सरफेस के लिए है। लेकिन दोनों के काम करने का तरीका काफी अलग है। लीब्स लेजर पल्सेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन AP-Axis रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल करता है। AP-Axis सरफेस के सैंपल पर अल्फा पार्टिकल्स और एक्स-रेज डालता है। अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिविटी के दौरान इमिट होते हैं, मतलब रेडियो एक्टिविटी के दौरान निकलते हैं, तो जब ये अल्फा पार्टिकल और एक्सरे जाकर चांद के सरफेस के एटम से इंटरैक्ट करते हैं तो सरफेस पर मौजूद मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और वो खुद एक्सरे इमिट करने लगते हैं। फिर ये सरफेस से निकलने वाली एक्स रेज को AP एक्सप्रेस के डिटेक्टर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। विक्रम पर लगा एक इंस्ट्रूमेंट है रामभा, जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एटमॉस्फेयर। ये इंस्ट्रूमेंट चांद पर जो नेचुरल प्लाज्मा पहले से ही है उसे मेजर करता है। इस फोटो में आप रंभा इंस्ट्रूमेंट की शैडो देख सकते हैं। ये चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन चांद के सरफेस के ऊपर बहुत छोटा सा अमाउंट प्लाज्मा का नेचुरली एग्जिस्ट करता है और यही चीज रंभा ने पाई। इसे मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। रंभा बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है। ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा कि हमें क्यों फर्क पड़ता है इससे। इससे हमें पता चलता है कि रेडियो वेव्स चांद पर बड़ी आसानी से प्रोपेगेट कर सकती है बिना ज्यादा इंटरप्शन के। अगर ज्यादा लूनर प्लाज्मा होता तो रेडियो वेव्स का ट्रांसमिट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इन फाइंडिंग्स की मदद से हमें कम्युनिकेशन करना आसान होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं हम अगले इंस्ट्रूमेंट पर, जिसका नाम है इल्सा। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मून पर होने वाले भूकंप को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इल्सा पहला ऐसा पेलोड है जिसने माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया चांद पर। इस टेक्नोलॉजी को गाड़ी में लगे एयरबैग सेंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड प्रेशर सेंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है। चांद पर इसका इस्तेमाल वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करने के लिए किया गया है। जब प्रज्ञान रोवर विक्रम से उतरकर चांद की जमीन पर चलने लगा तो वो वाली वाइब्रेशंस भी इल्सा ने रिकॉर्ड करी। इसके अलावा जब इंसान परमानेंटली जाकर चांद पर रहने लगेंगे तब के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए कि कितने भारी भूकंप आते हैं वहां पर। हम जो भी कुछ बनाएंगे वहां पर वो कितना सस्टेन कर पाएगा। इसके बाद आपको बताते हैं 3 सितंबर 2023 को जब इसरो ने विक्रम लैंडर के साथ एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया, जो ओरिजिनल पॉइंट ऑन ऑफ लैंडिंग था, जिसे शिव शक्ति नाम दिया गया है, उस पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया लैंडर को। विक्रम के इंजन को दोबारा से फायर किया गया। वो हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर गया और करीब 40-50 सेंटीमीटर साइड में जाकर दोबारा से लैंड कर गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो रैंप नीचे निकाला गया था,
प्रज्ञान रोवर को उतारने के लिए उसे वापस ऊपर फोल्ड किया गया था और चेस्ट और इल्सा के पेलोड्स को भी अंदर लिया गया था। आप यहाँ फोटोज देख सकते हैं इस हॉप एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट का महत्व यह है कि आगे चलकर जब हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि लैंडर दोबारा से उड़ान भर सकता है, वापस लौट सकता है इंसानों को वापस लाने के लिए। इसके अगले दिन 4 सितंबर को सुबह के करीब 8 बजे दोनों प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड पर डाल दिया जाता है इसरो के द्वारा। स्लीप मोड चांद पर आने वाली रात के लिए प्रिपेयर करने के लिए था। इसरो चीफ किरण कुमार का कहना है कि रात आने से 2-3 दिन पहले ही इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया ताकि इनके अंदर के जो मॉड्यूल्स है उनकी फंक्शनिंग पूरे तरीके से बंद हो जाए। प्रज्ञान की बैटरी को स्लीप मोड पर डालने से पहले चांद पर पूरी तरीके से चार्ज किया गया और लोकेशन को भी इस तरीके से चूज किया गया कि जब दोबारा से सूरज निकले तो इसके सोलर पैनल्स सनलाइट की तरफ एफिशिएंटली फेस कर रहे हो। इस वक्त विक्रम और प्रज्ञान दोनों के पे लोड्स को बंद किया जा चुका है, लेकिन दोनों के रिसीवर्स को ऑन छोड़ा गया है। पहले प्लान किया गया था कि यह मिशन सिर्फ एक लूनर दिन तक ही चलेगा, जो कि करीब 14 दिन के बराबर है, क्योंकि रात में इतनी ठंड हो जाएगी कि यह सरवाइव ना कर पाए। लेकिन अब इसरो ने उम्मीद लगा रखी है कि प्रज्ञान और विक्रम दोबारा से जाग सकते हैं। चंद्रयान 3 के लिए यह अगली सुबह 22 सितंबर की होगी और पूरा देश देखेगा कि ये दोबारा से जाग उठते हैं या नहीं। अगर ये दोबारा से काम करने लगते हैं तो ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट कुछ और एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रज्ञान चांद पर इंडिया का लूनर एम्बेसडर बनकर हमेशा के लिए वहीं तैनात रहेगा। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो की जानकारी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।